नंबर है, यस सर। एक नंबर है, तो इसके डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड। एट एक्स एंड ए स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, तो लेफ्ट हैंड साइड है 1/a, इसके डायमेंशन हो जाएंगे m1 m0 सॉरी l डिनोमिनेटर में है a डिस्टेंस होता है, l-1 एंड t0। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, dx के डायमेंशन क्या होंगे, dx क्या है ये, dx लेंथ dx क्या होता है, लेंथ है, और नीचे क्या है, a² - x² इंटीग्रेशन। तो इसके डायमेंशन लेंथ के हैं, इसके लिख दें क्या, m0 l1 t0। नीचे a² x², ये तो दोनों डिस्टेंस है, बताया गया डिस्टेंस स्क्वायर है, तो m0 l0 l2 एंड t0 उसका फिर रूट है, मतलब नीचे लिखा हुआ है m0 l1 t0, नीचे भी यही है, तो ये आ गया m0 l0 t0, m0 l0 t0। ये राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड m0 l-1 t0, दोनों मिसमैच करते हैं, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x/a। वैसे तो ये मतलब dx तो कर नहीं पाओगे, समझ में मुश्किल आएगा, ये इतना इतना इंटीग्रेशन में यूज भी नहीं होता, मतलब आज तक मैंने यूज नहीं किया फिजिक्स में कभी, वैसे पूछ लिया है तो बता देते हैं। साइन इनवर्स x/a-1, वैसे फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है dx/√of a² - x², इसका इंटीग्रेशन इस पूरे का साइन इनवर्स x/a, और ये जो टर्म है यहाँ पर जो टर्म होती है उसका 1/a, जैसे ऊपर लिखा हुआ, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ ये इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन किसका होता है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला ही। अब मैं दे दिया ये फंक्शन, इसको ना इसको स्क्वायर कंप्लीट कर लो, इसको किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं इसको dx 2x है ना, इसमें इसमें हम ऐड कर सकते हैं a² है ना, a² ऐड कर देते हैं, a² माइनस a² प्लस 2ax माइनस x², कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, a² ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx a² माइनस कॉमन ले लेते हैं इससे, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो x² प्लस a² माइनस 2ax, ये बन जाता है। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट ऑफ a² x² प्लस a² माइनस 2x को लिख सकते हैं माइनस x माइनस a होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। x² माइनस a² को हम पुट कर लेते हैं कुछ, x माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू y², x माइनस a इज इक्वल टू y, dx इज इक्वल टू dy, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dy इज 1, dx की वैल्यू आ गई। x माइनस a² को हम ये पुट कर देते हैं, थोड़ा सा फंक्शन चेंज कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग फंक्शन बन जाता है dx की dy a² माइनस y² होल रूट,
इसका हमें पता है, इसका हमें पता है क्या होगा इसका, 1/a साइन इनवर्स y/a, y की वैल्यू पुट कर लो, इस 1/a साइन इनवर्स y is x minus a, y is x minus a by a, 1/a साइन इनवर्स x by a minus 1, ये तुम्हारा आंसर है, ये इसका इंटीग्रेशन है, 1/a साइन इनवर्स x by a minus 1, ये इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें ये जो रिलेशन है ये तो डिमेंशनली इनकरेक्ट आ गया ना, बट हाँ, पर ये ना, ये जो होता है ना, ये इसको ऐसे बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज अ सम, सम होता है, सम है ये, और ऐसा नहीं है कि ये डायमेंशन इनकरेक्ट फॉर्मूला नहीं, ये सिर्फ फॉर्मूला है कि जैसे हम लिखते हैं ना dx x पावर 2 ऐसे लिख देते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये dx का इसका इंटीग्रेशन करेंगे, या dx बाई x ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये dx बाई x तो डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है ना, ये डायमेंशन लेस है, उसका इंटीग्रेशन क्या आता है याद है कुछ, इसका इंटीग्रेशन आता है log बेस e x, यस सर। ये आता है। तो इंटीग्रेशन में ये चीज हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटीग्रेशन फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहे, फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें हमें जो इक्वेशन दी हुई थी, हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, जैसे तैसे करके, कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, और कुछ करने के बाद फिर ये एक स्क्वायर बन गया, एक नया स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बन गया, ये एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो एक नई फॉर्म बनाई, नई फॉर्म बनाने के बाद उसमें साइन लगा दिया, साइन में वापस वैल्यूज पुट कर दी, तो ये आ गया। बताइए नेक्स्ट। वेक्टर की सब्जेक्टिव नहीं किया, वेक्टर की सब्जेक्टिव नो सर। अब डाउट क्या है तुम्हारे पास नेक्स्ट? डाउट नहीं है? सर ऑब्जेक्टिव का 51 बता दो। ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर का, इसी चैप्टर में यस सर। 51, a cross b and a dot b 3 times, then what is the value? Question 51, mod of a cross b is equal to root 3 times of a dot b, ये गिवन है, फाइंड करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b होल मोड, ये कितना होगा? तो a क्रॉस b का मतलब होता है a b साइन थीटा, मोड ऑफ a मोड ऑफ b इंटू साइन ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड है यहाँ लिखा हुआ है, तो डायरेक्शन तो आएगी नहीं, रूट 3 a डॉट b मतलब मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा, मोड ऑफ a मोड ऑफ b मोड ऑफ a मोड ऑफ b दोनों कैंसिल हो गए, cos इधर आ जाएगा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज रूट 3, टेंजेंट की वैल्यू रूट 3 होती है 60 डिग्री, बट थीटा इज 60 डिग्री, mod of a plus b, mod of vector a plus vector b is equal to root of a square plus b square plus 2a b cos of 60, cos 60, cos 60 is 1 by 2 root of a square plus b square
plus 2ab cos 60 is 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, अल्टीमेटली बचता है a square plus b square plus ab। ये आंसर है, a square plus b square plus ab होल पावर, रूट है मतलब 1/2। और बताइए सर 52 52। If the angle between vector a and vector b is theta, then the product of b cross a dot a 0। कोई बताएगा मुझे क्यों हो रहा है ऐसा? b क्रॉस a डॉट a, एंगल दिया हुआ है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज थीटा। गिवन इंफॉर्मेशन है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल थीटा है। तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a डॉट वेक्टर a कितना होगा? तो बताएगा ये 0 आंसर आता है इसका क्यों? तो बता सकते हैं मुझे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसका आंसर 0 कैसे आएगा? सर b क्रॉस से परपेंडिकुलर होगा ना a वेक्टर के, क्योंकि वो हाँ, z एक्सिस के लॉन्ग आएगा वेक्टर b क्रॉस a अगर हम a और b को x और y एक्सिस पे लेते हैं तो। mod of b mod of a साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम sin थीटा एंड डायरेक्शन n कैप। n कैप जो डायरेक्शन है वो b क्रॉस a की डायरेक्शन है। n कैप, इस पूरे को मैं एक नया वेक्टर मान लेता हूँ। The magnitude of this vector is ba sin theta, n cap is the direction। मैं मान लेता हूँ वेक्टर b क्रॉस a is vector r। This vector r is perpendicular to vector a, perpendicular to vector b both, as well as perpendicular to the plane। तो r जो ये b क्रॉस a जो वेक्टर है इसको हमने r नाम दिया है। वेक्टर r जो है वो a के परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर r है हमारा, ये r है और बाहर है डॉट a। r और a में एंगल है 90 डिग्री। मतलब b क्रॉस a जो कंप्लीट वेक्टर है, this complete vector is at angle 90 degree with vector a। तो r और a दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। r mod of a cos of angle between these two is 90 degree, cos 90 is 0, cos 90 is 0। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है? सर क्वेश्चन नंबर 43 ऑब्जेक्टिव का। इसी चैप्टर में यस सर। 43 मोशन तुम पूछ नहीं रहे। इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन है, मोशन तो पहुंचा ही नहीं कोई। कमाल की बात है। If a and b are two vectors, then a plus b cos vector a minus b is equal to, इसको ऐसे लिख लो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a क्रॉस वेक्टर a फर्स्ट टर्म, फिर इसको इसके साथ माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, फिर इसको इसके साथ प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, फिर इसको इसके साथ माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b। a का a के साथ क्रॉस कितना आएगा? वेक्टर a का क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ कितना हो जाएगा? ये इट विल बी 0, ये भी 0।
ए क्रॉस ए, क्योंकि ए और ए के बीच में एंगल 0 है। ए किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ ही एंगल 0 होता है। ए क्रॉस ए मतलब मोड ऑफ ए साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल, साइन एंगल, एंगल कितना है 0, तो ये टर्म 0 आती है और ये टर्म भी 0 आती है। बस यही है, ये तुम्हारा आंसर लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए। तो मैं ये भी था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में रिलेशन होता है, हम ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए आता है, या फिर 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की टर्म्स में देखेंगे तो यार है, जो भी आंसर मैच करता हो 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए में बता रहे हैं तो हमको फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट। सर ये पूरे के साथ नेगेटिव क्यों हो गया, मतलब एक के साथ ही था ना नेगेटिव साइन, तो या एक के कहाँ साथ पर? जब वो खो ब्रैकेट्स खोल के क्रॉस कर रहे हैं यहाँ या यहाँ ऊपर? ऊपर। यस सर। पूरी पूरे के साथ नेगेटिव कहाँ किया मैंने तो सिर्फ मल्टीप्लाई किया इसको, ए को ए के साथ किया, तो ये जब पॉजिटिव ए ये को बी के पॉजिटिव। साथ बी के पास नेगेटिव है ना। हाँ हाँ, तो पूरे के बाहर नेगेटिव लगाया है। तो ये है ना, ये और ये यस सर। ए क्रॉस यही ना, ए क्रॉस नेगेटिव वेक्टर बी, यही तो है ये, ए क्रॉस, वैसे लिख सकते हैं ना, ए क्रॉस, ये लिख दिया मैंने इसको, नहीं हो गया, क्लियर नहीं हुआ? डबलिन आ गया, ये क्या हुआ है, अब भी नहीं आया। सर समझ नहीं आया। ए क्रॉस नेगेटिव वेक्टर बी, ये नहीं आया, ऐसे लिखा हुआ है ना, ये 2 इंटू -3, मैं इसको ऐसे लिख दूं -2 इंटू 3 -6, यही तो आएगा ये, मैं इसको ऐसे लिख दिया, ये किया है मैंने, ए क्रॉस माइनस बी, माइनस बाहर लिख दिया, ए क्रॉस बी लिख दिया, 2 इंटू -3 था, माइनस को बाहर लिख दिया, 2 इंटू 3 कर दिया, ओके -6 सर। आएगा, तो ये यही तो किया है बस। और बताइए। सर जो कल दिया था उसमें है। हाँ जी, और उसके डाउट सर और जिसने जिसने एक मिनट मैं निकाल लेता हूँ, मोशन वन डायमेंशन था ना। अब बोलो क्वेश्चन नंबर क्या था? सर सेकंड ऑब्जेक्टिव का। हाँ ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यही ना? यस सर। देखिए, मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चन है, और स्टार्ट कर दो जल्दी से, और कोशिश करो, तुम लोगों ने सैटरडे संडे काम नहीं किया तो आज कंप्लीट करके मुझे भेजो, मोशन इन वन डायमेंशन। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, हाँ जी, एक बॉल को थ्रो किया इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैक्सिमम हाइट तक जाती है, सपोज यहाँ तक ये हाइट एच है, ऊपर जाने में कुछ टाइम लग गया, इसको ऊपर जाने का टाइम है, ये टाइम जो लगा ऊपर जाने में दैट इज t1, ऊपर जाने का टाइम। बॉल मैक्सिमम हाइट से वापस आती है और वापस आने में टाइम लगा t2,
और हमने अब तक यही बात की, हमने अब तक यही बात की कि टाइम ऑफ असेंडिंग एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग दोनों सेम होंगे। उसमें कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि एयर रेजिस्टेंस, एयर को हम काउंट नहीं करते, एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल सही है कि टाइम T1 और T2 दोनों सेम हो। पर अगर एयर रेजिस्टेंस, अगर हम इग्नोर ना करें, एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और हम उसको काउंट भी कर रहे हैं, तो फिर T1 T2 सेम होंगे, सेम नहीं होंगे। इफ एयर रेजिस्टेंस इज considered, T1 is not equal to T, दोनों सेम नहीं होते। टाइम ऑफ असेंडिंग इज नॉट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो बताना है कि टाइम किस में ज्यादा लगेगा। चलिए, एयर रेजिस्टेंस करता क्या है? तुम लोग कभी, सपोज तुम कभी भागने की कोशिश करते हो, तो एयर जो काम करती है वो क्या काम करती है पता है? एयर क्या काम करती है? एयर तुम्हारे मोशन को अपोज करती है, एयर एक मोशन को अपोज करती है। एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमेशा एक फोर्स होता है, तो एयर फोर्स लगाती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस की, एयर रेजिस्टेंस एक फोर्स है, उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा, दैट एक्सेलरेशन ए इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस। और एक एक्सेलरेशन पहले ही है, एक पहले ही होता है जी, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है। जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो उसका ए नेट जो है, ए नेट जो है वो कितना होगा? जी प्लस ए। बॉल जब नीचे आ रही है, बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो जी तो हमेशा नीचे ही काम करता है, ग्रेविटी तो फिक्स है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, विदाउट एनी पार्शियलिटी इसका काम फिक्स है कि हमेशा इधर ही काम करेगा। चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई हॉरिजॉन्टल में मूव करे, कोई वर्टिकल में करे, कोई इंक्लाइन करे, कुछ भी करता रहे, ये हमेशा फिक्स डायरेक्शन में रहता है जी। अब जब ये बॉल नीचे आ रही है तो एयर का काम है उल्टा करना। एयर जो है वो हमेशा अपोज करती है। बॉल नीचे आ रही है, फोर्स ऊपर लगेगा, एयर एयर का जो रेजिस्टेंस है ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा तो एयर का जो एक्सेलरेशन है, एयर की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो ए इस बार ऊपर होगा। जब बॉल ऊपर जाएगी तो एयर का एक्सेलरेशन नीचे होगा, जब बॉल नीचे आएगी तो एयर की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो ऊपर होगा। ए नेट, ए नेट इज जी माइनस ए। शायद तुम यहाँ से बता सकते हो, शायद तुम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि अब दोनों ने डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया है, दोनों डिस्टेंस से जाने में T1 टाइम लगा है, आने में T1 टाइम लगा है। एक एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक एक्सेलरेशन कम है, तो कौन जल्दी पहुंचेगा? कौन जल्दी पहुंचेगा? कौन जल्दी पहुंचेगा? ये यहाँ से ऊपर जाता है विद एक्सेलरेशन जी प्लस से, ये यहाँ से नीचे आता है विद एक्सेलरेशन जी माइनस से, कौन जल्दी पहुंच जाएगा? अभी भी आइडिया नहीं हुआ। तो चलो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जी प्लस है, जी माइनस है, यहाँ से नीचे आने में टाइम लगेगा कुछ, यहाँ से, और यहाँ से ऊपर जाने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ कुछ वेलोसिटी तो होगी। तो ये हाइट एच है, एच हाइट है,
फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g प्लस a, तो हम यहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे वो तो क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल मुझे कैलकुलेट करनी है, v स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन इज g प्लस a, ऊपर जा रही है बोल तो अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ, एंड हाइट इज h, तो v स्क्वायर इज माइनस v स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2g प्लस a इंटू h, इसको इस वेलोसिटी से थ्रो किया गया, v इज रूट ऑफ 2g प्लस a इंटू h। दोस्तों कितना टाइम लगा होगा, इसको कितना टाइम लगा ऊपर पहुंचने में, h हाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा होगा, तो मान लिया t1 हमें तो दिया हुआ है, t1 टाइम लगा है, तो यहाँ की वेलोसिटी पता है, यहाँ की 0 हो गई, एक्सेलरेशन भी पता है, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 और लगा लो, v इक्वल्स टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ये है रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ g प्लस a इंटू h, प्लस एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड है तो माइनस g प्लस a लिखा जाएगा, माइनस g प्लस a इंटू t1, तो t1 कितना आया, t1 कितना है, इसको इधर ले आते हैं, ये टर्म इधर आएगी, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस नेगेटिव ऑफ रूट 2 g प्लस a इंटू h, और ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा आके विद नेगेटिव साइन g प्लस a, ये कैंसिल, तो t1 हो गया g प्लस a, t1 हो गया रूट ऑफ 2h बाई g प्लस a, ये टाइम t1 आ गया, g प्लस a यहाँ पर न्यूमरेटर में सिंगल पावर के साथ है, ऊपर रूट के अंदर है, तो हाफ पावर नीचे बच गई, मतलब ये पूरा रूट में आ गया। ये तो था आने का टाइम, सॉरी ऊपर जाने का टाइम लगा t1, ये ऊपर जाने का टाइम है, आने का टाइम जब बॉल नीचे आ रही है, जी डाउनवर्ड है, ए अपवर्ड है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, एस ट्रेवल करना है, टाइम कितना लगेगा, इसमें थोड़ा सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी वापस चलना स्टार्ट किया इसने, मैक्सिमम हाइट से उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्टेंस एस ट्रेवल करना है, टाइम कितना लगेगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा लो, एस इज एच, यूटी मतलब यू तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन जी प्लस जी माइनस ए, जी डाउनवर्ड अपवर्ड, और इस बार नीचे आ रही है बोलते तुम डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हो, अपवर्ड को नेगेटिव, और वैसे रिवर्स भी कर सकते हो, और थोड़ा टाइम सॉरी नेगेटिव साइन कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी, तो मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड पॉजिटिव तो जी डाउनवर्ड और ए अपवर्ड है, तो जी माइनस ए, और टी स्क्वायर इज टी टू स्क्वायर, तो टू यहाँ रहेगा, 2h बाई जी माइनस ए इज टी टू, स्क्वायर भी है तो ये रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ गया, तो t1 तो तुम्हारा आ गया रूट ऑफ 2h बाई जी प्लस है, t2 तुम्हारा आ गया रूट ऑफ 2h बाई जी माइनस है, कौन सा टाइम ज्यादा है, t1 ज्यादा है t2 ज्यादा, t1 ज्यादा है t2 ज्यादा है, T2 ज्यादा है। t2 ज्यादा है, t1 टाइम कम लगेगा, मतलब उसको ऊपर जाने में टाइम कम लगा है, आने में टाइम ज्यादा लगा है उसको। अगर एयर कंसिडर करते हैं तो टाइम ऑफ असेंडिंग इज नॉट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, वो एयर नहीं है तो ऐसा होता है, दोनों इक्वल होते हैं, एयर कंसिडर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि t1 और t2 में एक रिलेशन है, t1 इज लेस देन, तो ऐसे याद रख सकते हो, टाइम ऑफ असेंडिंग इज लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंडिंग इफ एयर इज कंसीडर्ड। नेक्स्ट बताइए, सर इसी का क्वेश्चन नंबर 11। वाटर ड्रॉप falls at a fall at a regular interval of from a tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the last the tap. The instant first drop touches the ground. How far is the second drop at that instant?
ये ग्राउंड है, इससे कुछ हाइट 5 मीटर अबव ये तुम्हारा टैप है, ये तुम्हारा टैप है, ये टैप है। यहाँ से ड्रॉप्स आते हैं, यहाँ से कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप आ रहे हैं। तो ये ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप जब जाए वो नीचे जाएंगे। जो फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से जो चला था वो ग्राउंड पर पहुंचे हैं, जस्ट रीचिंग द ग्राउंड, जस्ट दिस इज द ग्राउंड। ये फर्स्ट ड्रॉप है। थर्ड ड्रॉप यहाँ पर है, अभी थर्ड यहाँ पर है। सेकंड ऑब्वियस है कि कहीं बीच में होगा, सेकंड यहाँ कहीं है, ये मानता हूँ सेकंड है। मतलब फर्स्ट ड्रॉप ने जब ग्राउंड को टच किया है उसी टाइम की बात है कि थर्ड यहाँ से टैप से लीव करता है। 11th है ना ये। और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है इनके बीच में, जो फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के बीच का जो टाइम है दैट इज टी। ये टाइम टी है और ये टाइम भी टी है। मतलब फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप के हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक ड्रॉप वहां से लीव करता है फ्रॉम टैप। तो जो टी मैंने लिया है ना, ये टी जो है, ये टाइम, ये पूरा टाइम नहीं है। दिस टी इज टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉप्स लीविंग फ्रॉम टैप। लिविंग फ्रॉम टैप। एच हाइट है, एच हाइट है तो नीचे आने में टाइम लगेगा कुछ, और एच हाइट से नीचे आने में टाइम कितना लगता है? दैट टी इज 2h/g। सही है ये टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का होगा, दैट इज 2t, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। इसको हम लिख सकते हैं 2t, ये 2t के इक्वल है। और टी यहाँ पर नीचे आने का टाइम नहीं है, टी जो टाइम बिटवीन द ड्रॉप्स है, टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉप्स लिविंग फ्रॉम द टैप। हम आराम से लिख सकते हैं इसको 2 × 5/10 इज 2t। तो 2 × 5 इज 10, 10/10 इज 1। तो 2t इज इक्वल टू 1। तो t इज इक्वल टू 1/2। हर 0.5 सेकंड के बाद एक ड्रॉप वहां से चलना स्टार्ट होता है टैप से, हर 0.5 यस सेकंड। सर, अब हो गया। वो मैंने रेगुलर इंटरवल पे ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, क्वेश्चन से क्या था? 11। यस सर। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 14। a particle moves in xy plane with a velocity 8t minus 2 and 2 if it passes through the point x14 y4 at t 2 second। इक्वेशन ऑफ द पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ के बारे में मैंने कुछ बताया क्या तुम लोगों को? इक्वेशन ऑफ पाथ के बारे में कभी कुछ बताया है? इक्वेशन ऑफ पाथ, जैसे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ पाथ होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में रिलेशन लिखना होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी इसी को बोलते हैं। एलिमिनेट टी, एलिमिनेट टी। Vx is 8t minus 2 at time t equals to 0। जो वेलोसिटी होगी वो होगी ux। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, टाइम के लिए 0 पुट कर देते हैं, -2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन अलोंग x dv/dt, x के अलोंग जो वेलोसिटी उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। 8t minus 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। 8t का डिफरेंशिएशन 8, एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर।
डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, एक्स अलोंग डिस्प्लेस, वाई अलग है, एक्स और वाई दोनों 90 डिग्री पर है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं हो, मैं एक्स को अलग सोल्व करूंगा, वाई को अलग करूंगा, यहाँ वाई करूंगा सोल्व। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही बताने की बात नहीं, ये एक्स है और ये भी ए एक्स है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, तो टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यू एक्स इज -2t प्लस हाफ ए एक्स इज 8t स्क्वायर -2t प्लस 4t स्क्वायर, ये एक्स आ गया, ये एक्स है। वेलोसिटी अलोंग वाई, वेलोसिटी अलोंग वाई देखें तो वी वाई इज 2, कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड हमेशा, तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई इज 0, कांस्टेंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई इज सेम 2 है, कांस्टेंट है, हमेशा उतनी रहेगी, इनिशियल भी उतनी थी और थोड़ी देर के बाद भी उतनी रहने वाली है, इट इज 2 मीटर। वाई इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना है, u इज 2t प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y इज 0, u 2 है, तो y इज 2t। तो t को एलिमिनेट करना है, t को हटाना है, यहाँ से t यहाँ से कैलकुलेट करके ले आओ, t इज y/2 और x इक्वेशन में पुट कर दो, -2 t इज y/2 प्लस 4 t स्क्वायर इज y²/4, x इज 2 से 2 कैंसिल, -y प्लस 4 से 4 कैंसिल, y², x इज y² माइनस y, ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ पाथ है। उसने दिया भी है कि t 2 पर 4 है, y 4 है, तो y को कैलकुलेट करना जरूरी तो नहीं है। समझ में आया क्या? आंसर मैच नहीं कर रहा, सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। मैं भी देखता हूँ, एक मिनट क्या आंसर है, क्या था क्वेश्चन 14? यस सर, 14 क्वेश्चन का आंसर क्या ऑब्जेक्टिव है ना ये तो, ए ऑप्शन दिया हुआ है सर। ए y² माइनस y प्लस 2 रहेगा, नहीं तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, इसका मतलब ये है, हाँ, इसका मतलब ये है कि जब y की t की वैल्यू 2 है तो y भी 2 होना चाहिए, एट t इक्वल्स टू 2 तो y कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 इंटू टी, y इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 तो y 4 आ गया, मतलब ये इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन सही है ना भाई, टाइम t के ऊपर y कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, उसने कहा है ऐसा, तो हमारी ये इक्वेशन ठीक है, y इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन चेक करें, उसने x के बारे में बताया है कि x की जो इक्वेशन है दैट इज -2t प्लस 4t स्क्वायर, एट t इक्वल्स टू 2 x कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, तो x को 14 पुट करो, -2t प्लस 2 मतलब t इंटू 2, 2t की वैल्यू 2 प्लस 4 और 2 स्क्वायर, इट इज -4 प्लस 4 इंटू 4 इज 16, मतलब ये 12 है और इस साइड 40, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये ऐसे लिखो, x की वैल्यू आ रही है 12, x इज 12, होना कितना चाहिए, होना कितना चाहिए, उसने कहा कि t को 2 सेकंड पर x की वैल्यू 14 होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक +2 का कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, वो एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो इन्फॉर्मेशन इसलिए है कि y तो ठीक है, y तो जो हमारी इक्वेशन आई है उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू t 2 सेकंड पर y 4 होना चाहिए, ये मैच करता है, और जो हमारी जो इक्वेशन आई है
उसके लिए टाइम 2 सेकंड पर x की वैल्यू 14 होनी चाहिए, ऐसा गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। तो हमने देखा कि हमारी जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर इसकी वैल्यू 12 आती है, इसकी वैल्यू 12 आती है। इसको 14 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताता हूँ कैसे होता है ये। 2t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2, और फिर जब इक्वेशन में t की वैल्यू, जब t की वैल्यू 2 t की वैल्यू y/2 जब यहाँ पुट करोगे तो माइनस टी y/2 प्लस 4 y/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, फिर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ये तुम्हारा आंसर बन जाता सर है। ऐसे ठीक है एक ना? कांस्टेंट टर्म ऐड कर सकते हैं? नहीं, ये कांस्टेंट टर्म एक तो उसने इन्फॉर्मेशन दी है। देखो ये जो इक्वेशन है ना, हमने इंटीग्रेशन किया उस टाइम, हमने जब इंटीग्रेशन किया था ये वहां से आता है। उस टाइम हम लोग बताते नहीं है कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए बच्चों को। ये dx है और ये यहाँ पर था u dt प्लस a t dt। ये था जब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट पे डिराइव करते हैं ना हम लोग पूरा, उस टाइम की बात है ये। हमने टाइम जीरो से स्टार्ट किया था। टाइम जीरो पर टाइम जीरो, टाइम की लिमिट यहाँ जीरो, यहाँ पर जीरो है, और यहाँ पर जो है टाइम टी, जीरो से टी। तो टाइम जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट लिखा था। जब टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये हमने लिमिट पुट की थी। कितनी लिमिट पुट की थी याद है, किसी को बताएगा कोई कि टाइम जब जीरो था तो लिमिट कितनी पुट की थी? 0. जीरो पुट की थी। जरूरी नहीं है कि टाइम जीरो पर वो जीरो से स्टार्ट हुआ हो, वो कुछ आगे से भी स्टार्ट हो सकता है। इनिशियली कुछ हो सकता है वो कहीं आगे आके खड़ा हो गया हो पहले। जरूरी नहीं कि पार्टिकल जीरो पर ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जरूरी नहीं है। पार्टिकल का मोशन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। टाइम जीरो पर उसने यहाँ से स्टार्ट किया x इक्वल टू 5 से, तो टाइम जीरो पर यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। तो अल्टीमेटली होता तो ये है इन जनरल, यहाँ पर टाइम जीरो पर उसकी कुछ पोजीशन हो सकती है, तो यहाँ लिखते हैं x नोट या s नोट, जो भी तुम चाहो, s नोट या x नोट। और टाइम t पर वो कहीं और होगा, पता नहीं कहाँ होगा, ये मान लेती वैल्यू x है। अब ये है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड्स, और ये है डिस्प्लेसमेंट एट जीरो, डिस्प्लेसमेंट एट जीरो। तो उसको जब इंटीग्रेट करते हैं, ds का इंटीग्रेशन आता है x अपर लिमिट x नॉट अपर लिमिट x t, और ये तुम्हें पता ही है, ये तो ये आएगा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये लिमिट बनती है x t माइनस x नॉट इज u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अल्टीमेटली इक्वेशन तो ये होती है, पर हम क्या करते हैं, हम इन जनरल हम ये मानते हैं कि हमारा जो केस है वो स्पेशल केस है, और उसमें टाइम पार्टिकल टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो पर ही था, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। तो फिर हम इस टर्म को ना कहते हैं कि टाइम जीरो पर वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, तो इस टर्म को जीरो पुट कर लो। इफ x नॉट इज जीरो, if particle starts from origin at time t equals to zero, it starts from origin itself। हम क्या लिखते हैं, x नॉट की वैल्यू जीरो है, x नॉट की वैल्यू जीरो है, तो x t is equal to ut plus half at square, x t is equal to ut plus half at। इसका मतलब ये है, और ये इक्वेशन वैलिड है if particle itself starts from origin। पर अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ तो इक्वेशन ये लगती है, एक्चुअली में ये लगती है। तो इसके अंदर हम देखें तो इसमें हमें जो इक्वेशन मैंने यूज की ना, जो मैंने इक्वेशन यूज की, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्चुअली ये यूज नहीं करनी थी, x माइनस एक्स नोट यूज करना था, x माइनस एक्स नोट। x माइनस एक्स नोट की वैल्यू जो वो 2 आती है, वो x नोट की वैल्यू है, जो x नोट हमने नहीं लगाया ना। लक्ष्य कर रहे हैं फ्री, कहीं जा रहे हैं क्या लक्ष्य? x की वैल्यू एक्चुअली ये इक्वेशन कब लगती है, तो हमें इन जनरल अगर हमें कुछ आइडिया नहीं है ना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इन जनरल हम लिखते हैं, इन जनरल हम लेके चलेंगे x माइनस एक्स नोट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो ये जो आया था, ये जो इक्वेशन है, x इज इक्वल टू माइनस टू टी प्लस फोर टी स्क्वायर, माइनस टू टी प्लस फोर टी स्क्वायर, ये जो वैल्यू आई थी, ये x की इक्वेशन नहीं थी, ये था x माइनस एक्स नोट। और फिर उसने कहा कि टाइम 2 सेकंड पर x 14 है, तो x की वैल्यू 14 माइनस एक्स नोट इज माइनस टू इंटू टू प्लस फोर टी स्क्वायर इज 4। तो यहाँ था 14 माइनस एक्स नोट इज माइनस फोर प्लस 16।
तो यहाँ से आता है कि x नॉट तुम्हारा 2 है। जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ था ना उस टाइम ओरिजिन पर नहीं था, वो 2 मीटर पर ऑलरेडी खड़ा हुआ था। तो x नॉट की वैल्यू यहाँ से 2 आती है। तो x नॉट यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाता है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, x नॉट इज प्लस 2। तो यहाँ पर ये प्लस 2 आ गया। ऐसे है ये। तो इक्वेशन जो है ये इक्वेशन x माइनस एक्स नॉट है एक्चुअली में। पर हम मतलब मैक्सिमम केसेस में या हम भी यूज टू हो चुके यूज करते करते कि इनिशियली इट इज एट origin when its motion starts. चलिए और बताइए। Sir, 18th ऑब्जेक्टिव question. Yes, sir. इसमें जो इसी का नंबर ऑफ 18. क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 37 है ऑब्जेक्टिव। और तुम्हें मतलब उन उन क्वेश्चन के कंपैरिजन में ज्यादा सोचने का स्कोप मिलेगा, इसलिए मैंने असाइनमेंट सेंड किया था। थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो उससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर होगा। और जो क्वेश्चन तुम्हें आएंगे, जो टेस्ट में जो आते हैं, तुमने देखा है कि ठीक रहते हैं वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 is an ant is at a corner of a cubical room of side A can move with a constant speed u. The minimum time taken to reach the farthest corner of the cube. ये तो 3D का क्वेश्चन है वैसे। तुम अपने जिस रूम में बैठे हो ना उस रूम को देखो। उस रूम में वो रूम ना क्यूबिकल शेप में Sir, है। sorry to disturb. वो screen clear नहीं है. एक मिनट आ जाएगी। हाँ जी। Yes, sir. तो वैसे तुम ना ज्यादा अच्छा रहेगा मैं क्वेश्चन बोलता रहूंगा, तो अपने रूम के अकॉर्डिंग इमेजिन करते रहो। जहां तुम बैठे हो वहां पर रूम होगा, वो रूम मैं ये रूम बना रहा हूँ। तुमको एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लो, एक कॉर्नर ये कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एक पार्टिकल है या कोई कुछ दिया हुआ ना, क्या है ना, कोई आंट है, तो यहाँ से स्टार्ट करती है। और फारदेस्ट कॉर्नर कौन सा है, सबसे दूर, इस कॉर्नर सबसे दूर कॉर्नर कौन सा है? ये तुम्हारा फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये टॉप ऑफ द रूम है, ये टॉप है, टॉप सरफेस ये 4 दीवारें हैं ना, एक ये मतलब ये लेफ्ट एंड राइट, और ये फ्रंट और ये बैक साइड। पार्टिकल को यहाँ से ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा है? यहाँ का ऑपोजिट, यहाँ का एक कॉर्नर नीचे, एक कॉर्नर मान लो, उसको जस्ट ऑपोजिट रूम का डायगोनल देखो ऊपर। कॉर्नर रूम का एक कॉर्नर, सबसे नीचे वाला कॉर्नर कोई एक भी छांट लो और उसके ऑपोजिट साइड में ऊपर चले जाओ, उसके ऑपोजिट साइड में डायगोनली ऑपोजिट, और टॉप मोस्ट कॉर्नर यहाँ चले जाओ। यहाँ जाना है उसको, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। उसकी स्पीड जो है वो फिक्स है, उसने कहीं से भी जाए उसकी स्पीड फिक्स। तो तुम्हें ना पता करना है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। जो सबसे छोटा रास्ता जो होगा वो तुम्हारा आंसर होगा, वो तुम्हारा आंसर होगा। तो एक तो ऐसे जा सकता है, वो यहाँ से जाए, तो सारी साइड सेम है, यहाँ से जाए ए, यहाँ से जाए ए, और यहाँ से जाए ए, ऐसे चला जाए वो। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 फर्स्ट पाथ, एक तो ये हो सकता है। तो कैसे चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मतलब एज एज के साथ चलता रहे, वो एज के साथ चलता है, एज एज के साथ किनारे किनारे चलता रहा। तो पहले ऊपर चला गया, टॉप पर पहुंच गया, फिर उसने राइट ले लिया, फिर वो वहां पर पहुंच गया। वैसे भी कर सकते हैं, वो एक दीवार के ऊपर चलता है, एक दीवार के ऊपर किसी भी एक दीवार पर चढ़ जाता है और डायगनल चलना स्टार्ट करता है। डायगनल डायगनल चलना स्टार्ट करता है, वो डायगनल चलेगा, मतलब दीवार के ऊपर, एक दीवार के ऊपर चढ़ा फ्लोर से, और डायगनल चलना स्टार्ट किया उसने, और यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। बताओगे डायगनल की लेंथ कितनी है? अगर सारी साइड सेम है तो डायगनल की लेंथ कितनी है, 2. बताओगे? √2 है। √2 है. √2 है। उसके बाद उसने यहाँ से यहाँ चलना, यहाँ से यहाँ चला गया वो, उसको यहाँ से यहाँ चला गया इधर। ये डिस्टेंस कितना है? ए। तो अल्टीमेटली अगर वो डायगनल के लंब जाता है तो वो जाता है √2a + a। इतना डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है। और भी कोई पाथ पॉसिबल है जिससे वो जा सकता है? और भी कोई पाथ पॉसिबल है जिससे वो जा सकता है? और कोई पाथ एक देख लो ना, एक कीड़ा तुम्हारे मतलब कोई इंसेक्ट है जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है नीचे, उसको सीधा वहां ऑपोजिट एंड पर पहुंचना है। तुम देख लो अपने रूम में कितने रास्ते हैं वो जो वहां जा सकते हैं, कितने रास्तों से वो जा सकता है वहां।
सर वो ए से बी डायरेक्टली अगर हम डायगोनल काउंट करें वो तो तभी पॉसिबल है ना अगर वो फ्लाइंग हुआ तो। फ्लाइंग हुआ तो ये फ्लाइंग होती है क्या? ये सर ये कहाँ फ्लाइंग होती है? फ्लाइंग नहीं होती तो नहीं काउंट करते, तभी तो मैं नहीं बोल रहा था इसको, ये नहीं हो सकता। हाँ अगर वो कहता मक्खी है यहाँ पर या मच्छर है, कुछ और होता है, ऐसी उड़ने वाली कोई चीज होती, तो यस फिर सर। वो फ्लाई करके चला जाता, फिर वो डायगनली मतलब उस पॉइंट से उस पॉइंट पे फ्लाई करके जाता। तो फिर वो डिस्टेंस कितना होता, वो भी बता दो तुम मेरे को। वो डिस्टेंस कितना होता, मानो सपोज ये 8 नहीं है, ये कोई ऐसी चीज है जो उड़ के जा सकती है, तो फिर वो डिस्टेंस कितना होता बताओगे जरा मुझे, डायगनल कितना हो, लेंथ ऑफ डायगनल? √3 है। √3 है, तो वो होगा √3 है, पर वो तो पॉसिबल नहीं है ना उसके लिए, आंख के लिए तो पॉसिबल नहीं है वो। अब तो उसके लिए दो पॉसिबल पाथ है, 3 एंड √2a + a, तो कौन सा छोटा रास्ता है? 3a तो 3 है, और ये √2 है, √2a+. और ये √2 मतलब 1.4 होता है, और +1 मतलब 2.4, दिस इज अराउंड राउंड 2.4a एंड दिस इज 3a। तो फिर ये तुम्हारा ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को तुम अगर वेलोसिटी स्पीड से डिवाइड कर दोगे u, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और डी आंसर हो गया। डी सर आंसर इसका √5a दिया हुआ है। √5a, ये ऑप्शन में है लेकिन ये दिया नहीं हुआ। √5 कितना था? √5 इज सर वो भी 2.4। अप्रोक्स 2.4 ही होता है, 2.36। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ। √5 कोई और रास्ता भी दिखाई देता है क्या तुमको? और कोई रास्ता है इसके जाने का? मतलब बात ये नहीं कि आंसर क्या है, बात है कि तुम पास रास्ता ढूंढो ना। तुम एक एक आंट मानो कि तुम्हारे रूम में एक आंट बैठी है, उसको डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर पे जाता है जाना है बॉडी के, तो उसके रास्ते कितने हैं, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? वो यहाँ से यहाँ जाएगा, √2a, या √2a, या ये a, और फिर √2a। जा कैसे सकता है? पहले वो फ्लोर के ऊपर चलता रहा, फिर ऊपर चढ़ गया। रास्ते हैं कोई इस दो के अलावा? कोई दिमाग में आ रहा है तुम्हारे रास्ता कोई और भी है क्या इसके पास? सर अगर वो डायगनली ना जाए, मतलब स्ट्रेट भी ना जाए और डायगनली भी ना जाए, बीच में ही कहीं हाँ चला जाए और फिर वॉल के अलोंग, एज के अलोंग। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वेरी गुड, ऐसा हो सकता है। मतलब ये पता है क्या करना चाह रहे हैं? ऐसे करो कि फ्लोर के ऊपर चलना स्टार्ट करो। मतलब एक 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 ना, मतलब मैं बनाता हूँ, जैसे ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर ही सिर्फ फ्लोर दिखाई दे रहा है तुम्हें, अभी कुछ मत करना है इसके ऊपर। और वो जो टॉप है, टॉप यहाँ से इसके ऊपर है, यहाँ पर है। तो ये मिनिमम, मैं इसको मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट पी है, यहाँ पहुंच गया। ये फ्लोर के ऊपर ही चल रहा है, बस नीचे नीचे ये। और फिर ये जो वाल है ना ऊपर, ये जो हाइट है यहाँ, और यहाँ से वो यहाँ चलना स्टार्ट कर देता है, यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट कर देता है। और ये पाथ, ये ऐसे गया है कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये a/2 है, ये a/2 है, ये a/2, ये a/2, ये a, तो फिर ये हो गया a² + a²/4, a² + a²/4 होल रूट। ये लेंथ तो इतनी हो गई। और फिर उसमें फिर ये हाइट है कुछ, ये हाइट कितनी है? ये हाइट है a, ये हाइट a है, और यहाँ से फिर वो हाइपोटेन्यूज के अलोंग चलेगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये लेंथ a/2, और ये हाइट a, ये लेंथ है a/2, और फिर ये हाइट a, तो कितनी आई? ये डिस्टेंस कितना आएगा? फिर कितना और चलना है यहाँ से, कितना और चलना पड़ेगा बताओगे मुझे? √5a/2। यस सर, नहीं 5√a/2. नहीं ये कितना हो गया? ये रूट पर ये हाँ पहुंचा है ना अभी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? √5, √5a/2। √5a/2। और फिर ये जो हाइट आई, अब इसको इतना और चलना है, ये कितना होगा? ये a और ये a/2, तो ये कितना डिस्टेंस चलना है अभी, कितना बाकी रहता है उसका? इतना ही और रह गया, √5a/2। ये समझ में आया क्या? यस सर. तो अब इसकी हाइट होगी, इसकी लेंथ होगी टोटल √5a। एक रास्ता ये भी पॉसिबल है, ये ऐसे जाए तो √5a अगर देखें तो √5a, √5 इज अराउंड राउंड
2.2 हाँ सर, ये 22 का 484 2.2 होता है। है 2.25 है एंड दिस इज यस 2.4 है, तो ये लेस हो जाएगा, है ना? ठीक है, यस सर। चलो बाकी कल करते हैं। 18 तक हो गए, कंप्लीट करो इनको। 37 तो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव भी ट्राई करो। तुम इसको कंप्लीट करके भेज दो आज या कल में, उससे फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट असाइनमेंट भेजता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है? उसके बाद तैयारी ठीक हो जाएगी। और ये तुम एमएलटी के ऊपर रुके हुए हो पिछले 6 दिन से, मास लेंथ टाइम और ये सब, इन सब पे इतना यूज नहीं है, जितना हो सकता था कर लिया। क्वेश्चन आएंगे 4 यहाँ से, देख लेना तुम, 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे 45 में से मास लेंथ के ऊपर। 30 क्वेश्चन अराउंड आएंगे मोशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे वेक्टर के। तो अकॉर्डिंग टू वेटेज तुम्हें अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग मैथमेटिकल टूल पर मास्टरी कर ले, वो मैथ्स ही है, फिजिक्स नहीं है, वो मैथ्स ही है, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंगली काम करो, मोशन के ऊपर टाइम ज्यादा लगाओ, वेक्टर के ऊपर टाइम लगाओ, मोशन के ऊपर टाइम लगाओ, ठीक है? चलो आज मुझे भेज देना सारे बच्चे, मीटिंग लीव कर दो। सर, हाँ जी, सर जो टाइम टेबल आपने कल भेजा था वो जूम क्लासेस का है? हाँ वो जूम क्लासेस क्या और फॉलो होगा। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। ओके।